प्रॉब्लम 10.7 है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक बाय ग्रिफिथ की। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। एक पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे गिवन है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इसके अलावा हमें रो गिवन है और जे गिवन है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो होती है वो आपके पास होती है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी। ये डाइवर्जेंस फॉर्म है। अगर आप इसकी दोनों साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर लें तो आपके पास ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड्स बाय स्टोक्स थ्योरम ये बराबर हो जाएगी जे डॉट डी ए के बराबर और माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डी टो। तो अब ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास। इस इक्वेशन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व की है। जे डॉट डी एस, जे आपको गिवन है, जे की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास क्यू डॉट ओवर 4 पाई आर स्क्वायर गिवन है आपको, ठीक है। तो आपके पास माइनस साइन के साथ गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्यू डॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया और बाकी आर स्क्वायर क्योंकि एट द सरफेस अगर आप करें, ठीक है, तो आपने आर को कैपिटल आर पुट कर दिया, या फिर आप नहीं भी अगर आप उसको एज ए सरफेस कह रहे तब भी अगर आप आर को कैपिटल आर ले रहे हैं इट्स ओके, क्योंकि आपके पास 1/r स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। और जो आपके पास डी एस है एरिया, जो आपके पास एरिया इंटीग्रल इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आ जाएगा। तो आर स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा पे और फाई के ऊपर हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास 4 पाई आ जाएगा ये इंटीग्रेशन के अंदर से, और वो 4 पाई कैंसिल आएगा, माइनस क्यू डॉट आ जाएगा। फिर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें। रो की वैल्यू आपको गिवन है क्यू टी क्यूब ऑफ आर डायराक डेल्टा, 3 डायमेंशन गिवन है। तो रो की वैल्यू आपने पुट की और आपके पास डायराक डेल्टा फंक्शन और साथ आपके पास जो डी वी या डी टॉ जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास। तो बेसिकली आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आप क्यू को बाहर निकाल लें, ठीक है, तो बाकी इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास रह जाएगा डायराक डेल्टा फंक्शन इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो आपको पता है डायराक डेल्टा फंक्शन 3 डायमेंशन पे अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो वो 1 के बराबर आता है। तो ये होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, जो माइनस क्यू डॉट के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी यहाँ पे आपके पास चेक हो गई। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको जो है वो स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स फाइंड करने थे। एंड आपके पास ये कूलम गॉस जो है उसमें आपको पता है कि जो आपके पास कूलम गॉस है उसमें डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल जो है वो डेल डॉट ए जो है वो आपके पास 0 होता है। और जब आप इसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, जो आपके पास आपकी बुक में 10.4 इक्वेशन है, तो आपके पास ये इक्वेशन आती है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, पाइजन इक्वेशन। तो ए अगर आपका जो है वो कूलम गेज में, क्योंकि वेक्टर पोटेंशियल आपके पास बेसिकली इक्वेशन है ना, तो इसके अंदर जब आप डेल डॉट ए 0 करेंगे बाय कूलम गॉज, तो आपके पास डेल स्क्वायर ऑफ ई बराबर हो जाएगा माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू आपको गिवन है क्यू इंटू डायराक डेल्टा फंक्शन। तो बेसिकली आपके पास फिर इन्होंने आपको बताया है कि अगर ये आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, बेसिकली ये आपके पास तब आती है जब आपके पास पोटेंशियल जो है इसके बराबर हो, ठीक है। तो मतलब वो पोटेंशियल जो कि पॉइंट चार्ज अगर ओरिजिन पे मौजूद है तो उसकी वजह से पोटेंशियल ये होता है ना। तो अगर पोटेंशियल की ये फॉर्म हो तब हमारे पास ये इसके बराबर आता है। तो बेसिकली इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपके पास ये मैंने पहले वाले पार्ट को भी दूसरे तरीके से किया है सॉल्व, जिसमें मैंने डाइवर्जेंस वाली फॉर्म ही लेके की है, डिफरेंशियल फॉर्म ही लेके की है आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की। तो इसमें आप देख लें कि मैंने डेल डॉट जे लिया, तो पहले मैंने डेल डॉट जे लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की, जे की वैल्यू आपको गिवन है ये वाली, इसका डाइवर्जेंस लिया तो आपके पास 1/4 पाई और क्यू डॉट बाहर आ गया।
आर हैट ओवर आर स्क्वायर के ऊपर डाइवर्जेंस आया, और ये आपको पता है ये डेफिनेशन से डाइवर्जेंस ऑफ आर हैट ओवर आर स्क्वायर इसके बराबर होता है। फिर आपने इस वाली वैल्यू को इधर पुट कर दिया तो आपके पास ये इसके बराबर आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की राइट हैंड साइड है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी वाली, उसमें मैंने रो की वैल्यू जो मुझे गिवन थी ये वाली, इसका टाइम डेरिवेटिव लिया, डायराक डेल्टा फंक्शन साइड पे आ गया, क्यू का डेरिवेटिव हुआ, क्यू डॉट आ गया, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस पार्शियल रो बाय पार्शियल टी ही आ रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल करना था, तो ये वाला सिंपल फार्मूला यूज़ किया, और इसमें हमने रो की वैल्यू पुट की जो हमें गिवन है, एंड देन क्यू को बाहर निकाल लिया। फिर ये वाली जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, ये इसलिए मैंने लिखी हैं। एक तो मैं ये पता है नॉर्मली कि अगर आपके पास डायराक डेल्टा फंक्शन है उसकी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो वो 1 के बराबर होती है। अगर कोई फंक्शन उसके साथ है तो आपके पास अगर इस तरह की फॉर्म में है तो आपके पास आंसर ये आता है, और अगर वो इस तरह की फॉर्म में है तो आंसर ये आता है। तो बेसिकली ये आपको फर्स्ट चैप्टर से आपको ये चीज़ें पता चलती। तो आपको ये भी चीज़ भी पता है कि आपके पास किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक सोर्स पॉइंट होता है, एक फील्ड पॉइंट होता है। सोर्स पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर प्राइम होता है, फील्ड पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस आर होता है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होता है, उसे टैलिक आर लिखते हैं। तो बाय हेड टू टेल रूल आपके पास आर वेक्टर अटैलिक आर प्लस आर प्राइम के बराबर आता है, और आर प्राइम आर माइनस अटैलिक आर के बराबर आता है। तो ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे जहाँ मेरे पास आर प्राइम है इसकी जगह मैं ये वाली चीज़ पुट कर दूँगी। तो जब मैंने इसको ये पुट कर दिया तब से ये मैंने सारी चीज़ें लिखी थी, ये वाली जगह में फंक्शन ये वाली फॉर्म यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो डायराक डेल्टा फंक्शन है वो इस फॉर्म में है, और जो ए है बेसिकली इस केस में वो मेरा किसके बराबर है, यहाँ पे वो आर है मेरा ए। तो ये किस तरीके से आया, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इस केस में क्या है 1 ओवर आर, ठीक है। तो जो मेरा फंक्शन है वो 1 ओवर अटैलिक आर है, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा इसकी जगह मैंने एफ ऑफ आर लिख दिया, तो अब ये प्रॉपर मैं ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि आर की जगह सब कुछ हर जगह अटैलिक आर की जगह ये वाला आर आ जाना चाहिए। तो ये वाली बाय डेफिनेशन इस पूरी टर्म को मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ कि जो एफ ऑफ है इसमें अटैलिक आर की जगह ये आर कर दूँ। तो ये किसके बराबर था 1 ओवर अटैलिक आर, तो ये मेरे पास 1 ओवर ये आर आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल आ गया जो पहले देते हैं, मैंने आपको बताया, ये वही वाला पोटेंशियल आ गया। अच्छा नेक्स्ट ये है आपके पास कि आपको वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करने का कहा क्या था। सबसे पहले ये कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास बाय द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम इट वुड नीड टू लुक द सेम इन एवरी डायरेक्शन, ओनली पॉइंट इन रेडियल डायरेक्शन डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड टाइम। तो आपके पास चार्ज पार्टिकल है जो ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, उसकी स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से आपके पास जो जितनी भी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेसिकली उसको रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए, और फील्ड जो है वो किसी भी पॉइंट पे जो है वो डिपेंड करनी चाहिए ओरिजिन और टाइम पे भी, ओरिजिन से डिस्टेंस पे सॉरी और टाइम पे भी ऑब्वियसली, क्योंकि अब टाइम के साथ चार्ज जो है वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है। तो ये फील्ड जो है वो इर्रोटेशनल है, तो क्योंकि उसकी डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो आपके पास दिस मीन दैट एट मोस्ट इट कुड बी फंक्शन ऑफ टाइम एंड पॉइंट इन कांस्टेंट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास में जो फंक्शन ऑफ टाइम है और ये किसी कांस्टेंट डायरेक्शन में ऑब्वियसली डायरेक्शन जो है वो भी कोई कांस्टेंट होगी, बट दैट वुड नॉट बी स्फेरिकली सिमेट्रिक, हेंस इट इज़ ज़ीरो। तो अब आपके पास इसके लिए जो ओनली ऑप्शन बन रही है, जो हमारे पास बेसिकली सिमेट्री बन रही है, उसके लिए जो एक ही पॉसिबल कंडीशन बनती है कि आपके पास जो है वो बी जो है वो ज़ीरो हो। तो अगर आपके पास बी ज़ीरो है तो वेक्टर पोटेंशियल ए जो है वो इरिटेशनल हो जाएगा, डाइवर्जेंस लेस हो जाएगा लॉरेंस केज की वजह से,
और विद एट मोस्ट अ कांस्टेंट डायरेक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब जो सिमेट्री है प्रॉब्लम की उसके अकॉर्डिंग आपके पास ए को बी ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली आपके पास वैसे उसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए बाय पार्शियल टी। तो फिर ऑब्वियसली जब ये ज़ीरो हो गया तो ई जो है वो माइनस डेल वी रह जाएगा। तो आप डाइवर्जेंस ऑफ वी ले लें और बी जो है वो आपके पास तो ज़ीरो हो गया। इसके अलावा ये कि ई मैंने यहाँ पे आगे भी फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे जब मैंने आगे जो प्रॉब्लम किया है इसके अंदर मैंने ई की वैल्यू जो मैंने आपको भी लिख के बताई थी यही मैंने यूज़ की हुई है। इसमें मैंने भी यही सपोज़ किया है कि लेट्स सपोज़ मुझे नहीं पता कि ए क्या है, क्योंकि मुझे बी नहीं, अगर लेट्स सपोज़ पता तो मुझे ए भी नहीं पता। तो मैंने नॉर्मल जो वी की वैल्यू मैंने फाइंड किया स्केलर पोटेंशियल उसी को यूज़ किया है और बाकी इस वाली टर्म्स को ऐसे ही साथ लेके चलती रही हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, वी की वैल्यू पुट करके क्यू टी और 4πε0 बाहर आ गया और डाइवर्जेंस ऑफ 1/r डाइवर्जेंस ऑफ 1/r बराबर है माइनस आर हैट ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर मैंने ये पुट कर दिया माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी, ऐसे ही चलता रहा। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिमेट्री की वजह से ए और बी को ज़ीरो होना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी अगर ए ज़ीरो कर लेंगे। तो इसी तरह क्योंकि अब मैं मैक्सवेल इक्वेशंस चेक करने लगी हूँ तो मैं डाइवर्जेंस ऑफ बी चेक करती हूँ कि वो मेरे पास क्या आ रही है। तो ये जो मेरे पास ई आया है इसकी मैं डाइवर्जेंस ले ली तो क्यू ओवर 4πε0 बाहर आ गया और डाइवर्जेंस आर हैट ओवर आर स्क्वायर ये डायराक डेल्टा फंक्शन के बराबर है, बाकी ये साथ ऐसे ही चल रहा है। फिर मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ आ गई और अगर आपके पास ए अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो फिर आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। रो की वैल्यू जो है वो क्यू इंटू डायराक डेल्टा फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास रो आ जाएगा। तो अगर हम इसको ज़ीरो कर दें तो डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ ई ज़ीरो ओवर एप्सिलॉन हो तो ये आपके पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन प्रूफ हो गई है। कर्ल ऑफ ई लेना चाहेंगे तो आपके पास जो ई आपने ऊपर कैलकुलेट किया उसी का कर्ल ले लें। ये पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है जो आपके पास पैरेलल कोऑर्डिनेट्स में कर्ल होता है उसका फार्मूला यूज़ करके। तो ये कर्ल आपके पास ज़ीरो आ रहा है, आप इसे चेक कर लें, इसका कर्ल जो है वो ज़ीरो आता है। और अगर ए ज़ीरो है तो ऑब्वियसली उसका कर्ल भी ज़ीरो हो जाएगा। वैसे अगर मैंने इसको क्योंकि जितनी क्वेश्चन है इसमें फ़िलहाल मैंने ए की कोई वैल्यू पुट नहीं किया, उसको साथ ऐसे ही लेके चल रही हूँ। बस ये देखा है कि बी जो है वो डेल क्रॉस ए के बराबर होता है। तो अगर बी को अभी फ़िलहाल में ना मुझे नहीं पता कि बी की वैल्यू क्या है तो फिर आपके पास कर्ल ऑफ ई माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी के बराबर आ रहा है इस केस के अंदर। लेकिन अगर बी ज़ीरो है तो ऑब्वियसली कर्ल ऑफ ई जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर आप इनकी ऐसे जो ऐसी इक्वेशंस हैं मैक्सवेल इक्वेशंस उनमें जैसे इसको ये इक्वेशन है ना, ऐसे नॉर्मली आपके पास जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी होती है। तो आपके पास ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके पास अगर लेट्स सपोज जैसे तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ बन रही है ना, तो अगर हमें मैक्सवेल इक्वेशंस को प्रूव करना है तो हम लोगों के पास अगर मैं जैसे मैंने कंडीशन ली है कि सिमेट्री की वजह से बी ज़ीरो है तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी कर्ल ऑफ ई तो मेरा ये ज़ीरो आ जाएगा ना, क्योंकि बी को मैं ज़ीरो ले लूँगी। तो ऐसे केस में फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं। मतलब जब मैंने कर्ल ऑफ ई लिया तो वो मेरा ज़ीरो आया, तो फिर मैंने राइट हैंड साइड माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी को भी सॉल्व किया तो वो भी ज़ीरो आया क्योंकि बी ज़ीरो था। फिर उसके बाद फोर्थ में कर्ल ऑफ बी लिया। अब इसमें अब इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इक्वेशन दोनों लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग-अलग सॉल्व होंगी, उन दोनों का आंसर सेम आएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये वेरीफाई हो गया है ये वाली इक्वेशन। तो पहले मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व की, जे की वैल्यू पुट की, ई का जो मैंने फाइंड किया हुआ है उसका टाइम डेरिवेटिव लिया। तो टाइम डेरिवेटिव लिया, ये मैंने ई का टाइम डेरिवेटिव लिया। तो ऑब्वियसली क्यू का डेरिवेटिव होगा, बाकी इधर और इधर सिंपल सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब
जब मैं ये जो मेरे पास आया है पार्शियल ई बाय पार्शियल टी, फिर इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी। जब मैंने इसे यहाँ पुट किया, ये वाला स्टेप था, तो इसमें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में कैंसिल हो रही थी। ये आपके पास जो है वो सिंपल कंडक्शन करंट है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास सिर्फ ये वाली टर्म बच रही थी, ठीक है। तो वो तो वैसे ही हमने देख लिया है कि ए ज़ीरो है, तो फिर उस हिसाब से राइट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आप अलहदा सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको अगर तो बी ज़ीरो है तो ऑब्वियसली लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। राइट हैंड साइड भी ज़ीरो ही आई है। तो जैसे मैंने आपको कंक्लूड किया कि मैं समझती बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो बी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है और बी ज़ीरो है, डाइवर्जेंस ऑफ ए भी ज़ीरो। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो वेक्टर फील्ड है वो डाइवर्जेंस लेस है, तो ए जो है वो ज़ीरो है एट इन्फिनिटी, एविडेंटली ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। फिर मैंने इक्वेशंस को भी मेंशन किया कि आपके पास ये इक्वेशन 1 है, यहाँ से ई आया, ये वाली इक्वेशन, एंड देन फिर इक्वेशन 2 से डाइवर्जेंस ऑफ ई, यहाँ पे भी मैंने ए को ज़ीरो पुट कर दिया। इक्वेशन 3 में भी मैंने बी को ज़ीरो पुट कर दिया। इक्वेशन 4 जो है उसको सॉल्व करके उसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों को लेते सॉल्व किया, दोनों तरह के आ गए। तो बेसिकली इसमें बाकी सब तो बहुत आसान सी चीज़ थी, सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी थी और बी का ज़ीरो होना है कि नाउ द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी ज़ीरो, कि आपके पास जो है वो सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है कि बाय द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ प्रॉब्लम इट वुड नीड टू लुक द सेम इन एवरी डायरेक्शन, ओनली पॉइंट इन रेडियल डायरेक्शन है डिपेंड ऑन डिस्टेंस। मतलब स्फेरिकल सिमेट्री है जो प्रॉब्लम की, उसकी ज़रूरत है ये कि आपके पास फील्ड सारे पॉइंट्स पे सेम हो, मतलब उनकी डायरेक्शन रेडियल हो और वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पे डिपेंड करे और टाइम पे। दिस फील्ड इज़ इरोटेशनल एंड सिंस इस डाइवर्जेंस इज़ ज़ीरो, ये फील्ड इरोटेशनल है क्योंकि इसकी डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो है। दिस मीन दैट एट मोस्ट इट कुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पॉइंट इन कांस्टेंट डायरेक्शन। मतलब इसका क्या मतलब है कि इसको फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, बट दैट वुड नॉट बी स्फेरिकली सिमेट्रिक, हैंस इट इज़ ज़ीरो। तो अगर आपके पास फील्ड जो है वो आपके पास फंक्शन ऑफ टाइम हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो, ठीक है, तो फिर वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं रहेगी, तो इसलिए उसे हम ज़ीरो कहेंगे। तो क्योंकि बी ज़ीरो है तो उसका जो वेक्टर पोटेंशियल वी है इरोटेशनल डाइवर्जेंस हो बिकॉज ऑफ अ लॉरेंस केज, ठीक है, एंड कुड बी एट मोस्ट अ कांस्टेंट डायरेक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन, और उसको भी कांस्टेंट डायरेक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या कर रहा है वो, अगेन सिमेट्री को ब्रेक कर रहा है। मतलब देखिए इसमें कहने का मकसद हमारा ये है कि अगर आप बी को डाइवर्जेंस लेस लेते हैं तो इट्स मीन कि उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो और उसको फंक्शन ऑफ टाइम हो। इसी तरह अगर आप ए को डाइवर्जेंस लेस लेते हैं तो इट्स मीन उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट और उसे टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होना चाहिए। तो इस दिन से सिमेट्री ब्रेक हो रही है प्रॉब्लम की। मतलब अगर हमने प्रिडिक्ट करना है कि ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वो अगर हम सिमेट्री प्रॉब्लम को देखें और हम जो कॉन्सेप्ट है उसको देखें तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब डाइवर्जेंस लेस होने वाला कॉन्सेप्ट देखें तो वो ये कहता है कि आपके पास कांस्टेंट डायरेक्शन होनी चाहिए एंड फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए, और जब आप सिमेट्री देखें तो फिर उस हिसाब से तो वो उस जो कांस्टेंट डायरेक्शन और फंक्शन ऑफ टाइम है वो सिमेट्री के साथ सेट नहीं बैठ रहा। तो फिर वो एक ही चीज़ सेट बैठ रही है कि एक को आप ज़ीरो ले लें, बी को ज़ीरो लेना। तो बाकी सब तो सिंपल मैथ है, आपको समझ आ गया होगा ये।